एक गांव में मिथुन और लक्ष्मण दास नाम के दो आदमी रहते थे। मिथुन जवान और हट्टा कट्टा था, जबकि लक्ष्मण बूढ़ा था। मिथुन लक्ष्मण को चाचा कहकर बुलाता था। लक्ष्मण चाचा, अपने गेहूं पिसवाने जा रहा हूँ। आपको भी पिसवाने हो तो दे दीजिएगा, हाथों हाथ पिसवा लाऊंगा। हाँ हाँ मिथुन बेटा, मुझे गेहूं पिसवाने हैं। जब तक धीरज घर पर नहीं है तब तक तुम्हारा ही सहारा है मिथुन बेटा। चाचा, बस 1 साल की बात और है। मेरा बेटा गौरव और तुम्हारा पोता धीरज दोनों ही पढ़ाई करके वापस आ जाएंगे। लक्ष्मण को हर महीने गेहूं पिसवाने के लिए मिथुन की मदद लेनी पड़ती थी, क्योंकि लक्ष्मण से वजन नहीं उठाया जाता था। लक्ष्मण का पोता धीरज और मिथुन का बेटा गौरव दोनों शहर में पढ़ाई कर रहे थे। मिथुन जब भी लक्ष्मण के गेहूं पिसवाने ले जाता तो लक्ष्मण की बोरी से कुछ किलो गेहूं निकालकर अपनी बोरी में डाल लेता। बुढ़ऊ को सब काम मुझसे करवाने हैं, इसकी कीमत तो वसूलूंगा ही। एक बार में इसके 3 किलो गेहूं मेरी बोरी में आ जाएंगे। एक दिन बूढ़े लक्ष्मण दास का एक दोस्त उसके घर आया। लक्ष्मण का वो दोस्त एक सन्यासी था। लक्ष्मण ने बहुत प्यार से अपने दोस्त को खाना खिलाया और उसे कुछ धार्मिक बातें भी पूछी। जाते समय लक्ष्मण के सन्यासी दोस्त ने लक्ष्मण को एक छलनी दी और कहा, मित्र, मेरा समय निकट है, इसलिए मैं हिमालय जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हिमालय पर अपने प्राण त्यागूं। किसी ने मुझे ये जादुई छलनी दी थी। इस छलनी में गेहूं डालकर हिलाना, फिर इसके नीचे से रोटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। लक्ष्मण का दोस्त लक्ष्मण को जादुई छलनी देकर चला गया। अब लक्ष्मण को गेहूं पिसवाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो बस छलनी में एक मुट्ठी गेहूं डालता और छलनी से कई दर्जन रोटियां निकल आती। लक्ष्मण और उसकी पत्नी अपनी भूख के हिसाब से रोटी खा लेते और बाकी रोटियां जरूरतमंदों को बांट देते। जब लक्ष्मण ने कई महीनों तक गेहूं पिसवाने के लिए मिथुन की मदद नहीं मांगी, तो एक दिन मिथुन लक्ष्मण के घर पहुंचा। और सुनाओ चाचा, आजकल गेहूं नहीं पिसवा रहे हो क्या? खाली सब्जी खा लेते हो? नहीं मिथुन, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरा एक दोस्त मुझे एक जादुई छलनी देकर गया है, जिसमें गेहूं डालकर अगर हिलाओ तो छलनी से रोटियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। मुझ बूढ़े और मेरी पत्नी को छलनी से बहुत आराम है। मिथुन का चालाक दिमाग किसी भी तरह जादुई छलनी हासिल करने की सोचने लगा। एक सुबह वो लक्ष्मण के घर पहुंचकर बोला, लक्ष्मण चाचा, नदी में भगवान प्रकट हुए हैं। सब लोग उनके दर्शन के लिए पुल जा रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आओ साथ चलो। बताओ, चलोगे साथ? हाँ हाँ बेटा, मैं भी जरूर साथ चलूंगा। मिथुन लक्ष्मण और उसकी पत्नी को पुल पर ले गया। लक्ष्मण और उसकी पत्नी पुल के किनारे खड़े होकर नदी में झांकने लगे। मिथुन बेटा, मुझे तो कहीं भगवान दिखाई नहीं दे रहे। मिथुन ने दोनों बूढ़े और बुढ़िया को पुल से धक्का दे दिया। वो दोनों नदी में समा गए। मिथुन ने तुरंत लक्ष्मण के घर जाकर उसकी जादुई छलनी उठा ली और अपने घर ले गया। कुछ महीनों बाद लक्ष्मण का पोता धीरज और मिथुन का बेटा गौरव शहर से लौट आए। धीरज ने जब अपने दादा दादी के बारे में पूछा तो मिथुन ने उससे कहा, धीरज बेटा, मैंने तुम्हारे दादा दादी से बहुत मना किया कि इस उम्र में नदी में स्नान करने की जिद मत करो, लेकिन वो नहीं माने और नदी में स्नान करने चले गए। नदी का बहाव तेज था, दोनों उसी में बह गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और धीरज बेटा, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ। मैंने अभी नया ढाबा खोला है।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूँ। मेरा बेटा गौरव भी काम में हाथ बटाएगा। धीरज ने ढाबे पर काम करने के लिए हाँ कर दिया। मिथुन ने जादुई छलनी मिलने के बाद ही ढाबा खोला था। जादुई छलनी की मदद से वो खूब प्रॉफिट कमा रहा था। सिर्फ सब्जी की लागत आती और रोटियां फ्री में मिल जाती थी। गौरव अपने पिता की अंधी कमाई देखकर अंधाधुंध पैसे उड़ाने लगा। आखिरकार एक दिन मिथुन को उसे डांटना पड़ा। गौरव, क्या तू शहर से सिर्फ पैसे बर्बाद करना सीख कर आया है? आज से तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। रहने के लिए तेरे पास घर है और खाने के लिए तेरे पास खाना है। इसके अलावा मैं तुझे और एक पैसा नहीं दूंगा। गौरव पैसों के लिए परेशान रहने लगा। उसने सोचा, अगर मैं अपने पिता को रास्ते से हटा दूं, तो फिर मुझे पैसे लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक दिन गौरव भागता हुआ अपने घर आया और मिथुन से बोला, पिताजी, नदी से सोना निकल रहा है। सब लोग वहीं भागे जा रहे हैं, आप भी चलिए। मिथुन बिना कुछ समझे अपने बेटे के साथ हो लिया। उसे क्या पता था कि उसका बेटा उसके साथ धोखा कर सकता है। मिथुन पुल के किनारे खड़ा होकर नदी में झांकने लगा। गौरव, सोना कहाँ है? मुझे तो सोना कहीं नहीं दिख रहा। गौरव ने मिथुन को धक्का दे दिया और मिथुन नदी में जा गिरा। मिथुन को तैरना नहीं आता था। वो काफी देर तक नदी में हाथ पैर मारता रहा। मरने के पहले मिथुन को एहसास हो गया कि उसे अपने ही कर्मों का फल मिला है। उसने भी कभी किसी को पुल से धक्का दिया था और आज उसके ही बेटे ने उसे धक्का दे दिया। मिथुन नदी में डूबकर मारा गया। गांव के एक आदमी ने गौरव को मिथुन को नदी में धक्का देते हुए देख लिया था। उस आदमी ने जाकर गांव के मुखिया से शिकायत कर दी। गौरव को अपने पिता की हत्या के जुर्म में उम्र कैद हो गई। मिथुन के घर अब सिर्फ उसकी बेटी बची थी। धीरज की उससे शादी हो गई। इस तरह मिथुन का ढाबा और जादुई छलनी हमेशा के लिए धीरज के हो गए। बीसलपुर नाम का एक गांव था, जहां मिलन अपनी माँ और बड़े भाई के साथ रहता था। माँ, आज क्या बना रही हो? बहुत भूख लगी है। आज मैं मीठे पुए बना रही हूँ। खाओगे तो उंगलियाँ चाटते रह जाओगे। पुए बनाने के बाद मिलन की माँ कंडे थोपने चली गई। मिलन सारे पुए चट कर गया। मिलन का बड़ा भाई आशीष खेत से घर लौटा तो उसने खाने की टोकरी खोल कर देखी। उसमें सिर्फ आधा पुआ पड़ा हुआ था। मिलन, क्या माँ ने आज पुए बनाए थे? हाँ, बनाए थे, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं सारे पुए खा गया। आशीष गुस्से में घर से चला गया और रात होने तक घर नहीं लौटा। रात में माँ आशीष को मनाने गई। आशीष, रात में यहाँ क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे लिए अगले सप्ताह दोबारा पुए बना दूंगी। नाराज मत हो, घर चलो। मुझे नहीं खाने पुए हुए। आप सिर्फ मिलन को प्यार करती हो, उसे ही सब कुछ खिला दिया करो। आशीष इस तरह अक्सर अपनी माँ और छोटे भाई से नाराज हो जाया करता था। कुछ वर्षों बाद मिलन और आशीष की माँ नहीं रही और आशीष ने शादी कर ली। मिलन की भाभी यानी आशीष की पत्नी का स्वभाव बहुत बुरा था। वो साबुन से लेकर खाने की चीजों तक सब कुछ छुपा कर रखा करती थी ताकि मिलन किसी चीज का इस्तेमाल न कर पाए। भाभी, मेरे सिर में जू पड़ गए हैं, थोड़ा शैम्पू दे दो। नहीं मिलेगा शैम्पू। तुम्हारे भैया इतनी मेहनत से कमाते हैं और तुम यहाँ निकम्मे बने राजाओं की तरह जीवन जीते हो। पढ़ाई लिखाई छोड़ो और खेत पर जाकर काम किया करो। मिलन की भाभी सोचती थी कि अगर किसी तरह मिलन को घर से निकाल दिया जाए तो आगे जाकर जमीन का बंटवारा नहीं होगा और सारी जमीन उसके पति की हो जाएगी। एक सुबह मिलन की भाभी ने मिलन से कहा, मिलन, अभी तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। मेरा एक काम कर दो, रक्षाबंधन आने वाला है, मेरे भाई के गांव में राखियां पहुंचा दो।
मिलन खुशी खुशी राखियां पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। भोले भाले मिलन को पता ही नहीं था कि रास्ते में गंगा नदी पड़ती है और बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आना आम बात है। मिलन ने एक नाव किराए पर ली और नदी पार करने लगा। आकाश में काले बादल पहले ही छाए हुए थे। अचानक घनघोर वर्षा शुरू हो गई और नदी में बाढ़ आ गई। नाव पलट गई। फिर मिलन को होश ही नहीं रहा कि नदी की लहरों ने उसे कहां-कहां पटका। जब मिलन की आंख खुली तो उसने खुद को नदी किनारे लेटा हुआ पाया। नदी के दोनों ओर घना जंगल था। मिलन को कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए। वो वहीं बैठकर रोने लगा। जब रात हुई तो मिलन ने आग जला ली, लेकिन खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। बाढ़ में कहीं से एक पटा और बेलन बहकर आ गए थे। मिलन पटा बेलन लेकर आग के पास बैठ गया और पटे पर बेलन मार मार कर अपनी माँ की याद में एक गीत गाने लगा। प्यारी माँ, तुम कहाँ हो? तुम बहुत अच्छी थी, पुए बनाकर खिलाया करती थी। जैसे ही मिलन ने पुओं का नाम लिया, आकाश से पुओं की वर्षा होने लगी। मिलन को कुछ नहीं समझ आया। शायद माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मिलन ने जी भर कर पुए खाए। अब जब भी उसे भूख लगती तो वो पटा बेलन बजाकर गाना गाता और किसी न किसी खाने वाली चीज की वर्षा हो जाती। कुछ महीनों बाद नदी से एक मछुआरा गुजरा। मिलन ने मछुआरे से अपने गांव का रास्ता पूछा। सुनिए अंकल, क्या आप बीसलपुर का रास्ता जानते हैं? हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं बीसलपुर तक नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने गांव तक तुम्हें ले चलूंगा। वहाँ से फिर तुम मेरे एक दोस्त की नाव पर बैठकर अपने गांव चले जाना। मिलन मछुआरे के साथ उसके गांव तक गया और कुछ दिन मछुआरे के घर पर ही रुका। मछुआरा बहुत गरीब था। उसकी एक बेटी थी। उसके घर खाने के लाले पड़े हुए थे। मिलन ने जादुई पटा बेलन से मछुआरे के घर पकवानों की बरसात कराई। बेटे, अगर तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मिलन ने मछुआरे की बेटी से शादी कर ली और कुछ दिनों बाद अपने घर लौट आया। मिलन की भाभी इतने महीनों बाद मिलन को जिंदा देखकर चौंक गई, लेकिन फिर रोने का नाटक करने लगी। देवर जी, भगवान का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। हमारे मन में तो न जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। बहुत सुंदर देवरानी लेकर आए हो। भाभी, मैं तो भूखा मर गया होता। वो तो ये कहो कि माँ के आशीर्वाद से मुझे ये पटा बेलन मिल गया। बेलन को पट्टे पर मारते हुए जिस भी चीज का नाम लो उसकी बारिश होने लगती है। एक दिन जब मिलन अपनी पत्नी के साथ बाजार घूमने गया हुआ था तो भाभी ने जादुई पटा बेलन उठा लिया और अपने कमरे में ले गई। खैर, ये बेवकूफ मिलन अपने साथ एक चीज तो काम की लाया। इस पटा बेलन से मैं सोने के हार, साड़ियाँ और सोने के कुंडलों की बारिश कराऊंगी। भाभी पटा बेलन बजाने ही वाली थी कि तभी भाभी के कमरे में कहीं से एक सांप घुस आया। भाभी हार, साड़ियाँ और कुंडल भूलकर घबराहट में पटा बेलन बजा बजा कर सांप सांप चिल्लाने लगी। पूरे कमरों में सांपों की वर्षा हो गई और एक सांप ने भाभी के पैर में डस लिया और वो मारी गई।